नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है जो से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इससे इर्द गिर्द जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बॉटनिकल नेम के बारे में। तो जो का बॉटनिकल नेम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं जो के बॉटनिकल नेम के बारे में। जो का बॉटनिकल नेम क्या है? होर्डियम वल्गेर। जो का बॉटनिकल नेम होर्डियम वल्गेर है। जो कि कुल की बात करें, कुल क्या है? ग्रेमिनी। जो का कुल ग्रेमिनी है। 2n बराबर 14 है। और उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति मानी जाता है इथोपिया। तो जो का बॉटनिकल नेम होर्डियम वल्गेर है। कुल की बात करें तो कुल ग्रेमिनी है। और 2n बराबर गुणसूत्री संख्या कितनी पाई जाती है? जो में 14 पाई जाती है। और उत्पत्ति किस स्थल को माना जाता है? इथोपिया को माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जो का कुल है लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, ग्रेमिनी, कुकुरबिटेसी। तो जो का कुल कौन सा है? जो का कुल है ग्रेमिनी। तो राइट आंसर होगा सी, जो का कुल ग्रेमिनी है। जो में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती है। स्वपरागित फसल है। जो स्वपरागित फसल है, कुल ग्रेमिनी है। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति क्या है? इथोपिया। इथोपिया उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो पहले ही बता दिया कि जो में गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बी, इसका राइट आंसर होने वाला है। कितनी पाई जाती है गुणसूत्रों की संख्या? 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। जो में जो की फसल स्वपरागित फसल है। स्वपरागित फसल है। स्वपरागित फसल है। अब बात करते हैं जो में नमी के बारे में। यदि दानों में 12% नमी है तो कटाई कर लेनी चाहिए और भंडारण हेतु उपयुक्त नमी मानी जाती है 12% नमी। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो जो में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 5 से 11% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 5 से 11% जो में प्रोटीन पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट 75% पाई जाती है, बराबर कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 5 से 11% और कार्बोहाइड्रेट 75% पाया जाता है। यदि वसा की बात करें तो जो में वसा कितनी पाई जाती है? 1.5%, 1.5% वसा पाई जाती है जो कि फसल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो कि फसल में स्टार्च किसके रूप में पाई जाती है? जो में जो स्टार्च पाई जाती है, स्टार्च किसके रूप में पाई जाती है? जो में स्टार्च माल्ट के रूप में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, जो में जो स्टार्च पाई जाती है वो माल्ट के रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं जो के उत्पादन के बारे में। जो का उत्पादन, उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले विश्व, फिर भारत और फिर राजस्थान। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन पर फर्स्ट स्थान रूस का है जो का। भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जयपुर जिला अग्रणी जिला है। तो जो के उत्पादन की बात करें तो जो के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रूस का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? जयपुर जिला अग्रणी जिला है। अब बात करते हैं जो के दाने की प्रकार की। तो जो का जो दाना होता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस कहलाता है। जो का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। जो का जो पुष्प क्रम होता है
जौ का पुष्पक्रम स्पाइक या हेड कहलाता है, स्पाइक या हेड कहलाता है। जौ की जो फसल है वो लवणीय व क्षारीय सहनशील फसल है। जौ का दाना क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, पुष्पक्रम स्पाइक या हेड कहलाता है। जौ की फसल होती है जो लवणीय और क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील किस्म मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जौ की प्रजाति कौन सी है? होर्डियम वल्गेर, होर्डियम डिस्टिकन, होर्डियम इरेगुलर या फिर कोई नहीं। तो जौ की प्रजाति 3 पाई जाती है, एक तो होर्डियम वल्गेर, होर्डियम डिस्टिकन और होर्डियम इरेगुलर, यानी जौ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली प्रजाति है होर्डियम वल्गेर। होर्डियम वल्गेर तो राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि बात करते हैं जो होर्डियम इरेगुलर है, इसे दो पंक्तियों वाली प्रजाति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बालियों में केवल 2 ही पंक्तियां पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की लवणता सहनशील किस्म कौन सी है? जौ की लवणता सहनशील किस्म BL2, RS6, RD25, 52 या फिर A व C। तो सबसे पहले बात करते हैं लवणता सहनशील किस्मों के बारे में। तो जौ की लवणता सहनशील किस्म है एक तो BL2 और एक है RD2552, और जो BL2 है, BL2 का नाम है बिलाडा 2, बिलाडा 2 इसका अन्य नाम है। तो लवणता सहनशील किस्म एक तो BL2 है और एक है RD2552। तो राइट आंसर होगा DA व C, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की 6 रो वाली प्रजाति है, यानी जो जिसकी जो बाली पाई जाती है, बाली में 6 लाइन पाई जाती है, उसे 6 रो वाली प्रजाति कहा जाता है। तो किस्म का नाम है आजाद, ज्योति, दोनों या फिर डोलमा। तो जो 6 रो वाली प्रजातियां हैं वह है एक तो आजाद और एक है ज्योति। ये दोनों ही किस्मों की 6 रो वाली किस्म में है। जो कि 6 रो वाली किस्म कौन सी है, एक तो आजाद और एक है ज्योति। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों। आजाद और ज्योति दोनों ही 6 रो वाली किस्में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की छिलका रहित किस्म है डोलमा, HD 2329, HD 2009 या फिर सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छिलका रहित किस्मों के बारे में। छिलका रहित किस्में, छिलका रहित किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो छिलका रहित किस्म है डोलमा, करण 3, हिमानी और कैलाश। छिलका रहित किस्म कौन सी है, एक तो डोलमा, एक है करण 3, एक है हिमानी और एक कैलाश। तो क्वेश्चन में डोलमा ही है एकमात्र, तो राइट आंसर होगा ए। जो कि छिलका रहित किस्म कौन सी है, डोलमा। तो ए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो जौ की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? राज 3765, राज 3077, BM4 या राज 4037। तो जो की उत्परिवर्तित किस्म है वो है BM4, BM4 उत्परिवर्तित किस्म है। तो सी राइट आंसर होगा। यह ICAR दिल्ली द्वारा निकाली गई किस्म है। ICAR दिल्ली द्वारा BM4 विकसित की गई किस्म है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की सामान्य बीज दर कितनी रखी जाती है? 120 kg प्रति हेक्टेयर, 100 kg प्रति हेक्टेयर, 80 kg प्रति हेक्टेयर, B व C दोनों। तो जो बीज दर रखी जाती है जौ की, वो रखी जाती है सामान्य बुआई हेतु, सामान्य बुआई हेतु 100 kg, जबकि पचेती बुआई हेतु
पचेती बुआई हेतु रखी जाती है 120 kg पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा बी। सामान्य बीज दर कितनी रखी जाती है, जो कि 100 kg प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। एक बार जो कि किस्मों के बारे में एक बार पुनः से हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि सामान्य किस्मों के बारे में। जो कि सामान्य किस्में, सामान्य किस्म है RS6 अंबर, RS6 अंबर, आजाद, रत्ना, करण, 16, 18 और 19। ये जो कि सामान्य किस्में है। कौन कौन सी है? RS6 अंबर, आजाद, रत्ना, करण, 16, 18 और 19। ये जो कि सामान्य किस्में है। अब बात करते हैं जो कि मूल्य प्रतिरोधी किस्म, जो में मूल्य रोग होता है उसके प्रतिरोधी किस्म। तो मूल्य रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? एक तो है RD387, RD387 जो राजकिरण के नाम से प्रचलित है। एक है RD2035, एक है RD2052 और एक है RDB फर्स्ट। तो जो कि मूल्य रोग प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है? तो मूल्य रोग प्रतिरोधी किस्म है एक तो RD387 जिसका अन्य नाम है राजकिरण, एक है RD2035, एक है RD2052 और एक है RDB फर्स्ट। तो जो कि मूल्य प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है? एक RD387, RD2035, RD2052 और RDB फर्स्ट जो कि मूल्य प्रतिरोधी किस्में है। अब बात करते हैं जो कि लवणता सहनशील किस्में। लवणता सहनशील, जो कि लवणता सहनशील किस्म। तो जो कि लवणता सहनशील किस्म है एक तो BL2 जिसे बिल्लाडा 2 भी कहा जाता है, बिल्लाडा 2। और एक है RD2552। तो जो लवणता सहनशील किस्म है वो कौन कौन सी है? एक तो है BL2 और एक है RD2552। तो जो कि लवणता सहनशील दो ही किस्म है, एक तो बिल्लाडा 2 और RD2052। ये जो कि लवण वाली क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं 6 रो वाली प्रजातियों के बारे में, 6 रोह वाली प्रजातियों के बारे में। तो जो कि 6 रो वाली यानी जिसमें 6 लाइनें पाई जाती है बाली में, उन किस्मों के बारे में बात करते हैं। दो ही किस्म है, एक तो है आजाद और एक है ज्योति। इन दोनों ही किस्मों में 6 रो पाई जाती है बाली में। कितनी पाई जाती है? बाली में 6 रो है पाई जाती है। कौन कौन सी में? एक तो है आजाद और एक है ज्योति। अब बात करते हैं जो कि छिलका रहित किस्म, जो कि छिलका रहित किस्म। छिलका रहित किस्म कौन कौन सी है? तो जो कि छिलका रहित किस्म है एक तो है डोलमा, एक है करण 3, एक है हिमानी और एक है कैलाश। ये किस्में जो कि छिलका रहित किस्में है। तो जो कि छिलका रहित किस्में कौन कौन सी है? डोलमा, करण 3, हिमानी और कैलाश जो कि छिलका रहित किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं माल्ट के लिए उपयुक्त किस्में। जो माल्ट बनाई जाती है उसके लिए उपयुक्त किस्मों की बात करें तो जो कि माल्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है? एक तो है किलिपर, एक है अंबर और एक है RD137। इन तीनों ही किस्मों से जो वो बनाई जाती है, जो कि क्या बनाई जाती है? माल्ट बनाई जाती है। तो माल्ट बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्में कौन कौन सी मानी गई है? जो कि माल्ट बनाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी गई है वो मानी गई एक तो किलिपर, एक है अंबर, एक है RD137। ये जो कि माल्ट बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्में मानी गई है। अब बात करते हैं जो कि उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में।
जो कि उत्परिवर्तित किस्में, जो कि उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में बात करें तो जो BM4 जो कि उत्परिवर्तित किस्में है, और इसका विकास कहाँ से हुआ? ICAR दिल्ली में इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है जो कि उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो राइट आंसर होगा BM4। जो कि प्रथम उत्परिवर्तित किस्म का विकास कहाँ से किया गया? ICAR दिल्ली द्वारा इसका विकास किया गया था। अब बात करते हैं जो कि बीज दर के बारे में। तो जो कि बीज दर, अगर सामान्य बुआई की जा रही है, यदि जो कि सामान्य बुआई की जा रही है तो प्रति हेक्टेयर 100 kg बीज दर रखी जाएगी। लेकिन यदि पचेती या लवणीय क्षेत्रों में बुआई की जा रही है तो जो बीज दर रखी जाएगी वो 120 kg पर हेक्टेयर रखी जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? यानी जौ की बुआई किस माह में की जाती है? जनवरी फरवरी, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर जनवरी। तो जौ की बुआई कब की जाती है? जौ की बुआई की जाती है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के अंतर्गत। और कटाई कब की जाती है? कटाई की जाती है फरवरी मार्च माह में जो कि कटाई की जाती है। तो राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर, इसका सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा। जो कि बुआई कब की जाती है? मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य बुआई की जाती है, जबकि कटाई कब की जाती है? फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का फर्स्ट वीक में जौ की कटाई की जाती है। सॉरी, मार्च का फर्स्ट वीक, हाँ सही है। जौ की कटाई कब की जाती है? जौ की कटाई की जाती है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में जौ की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की बुआई के समय नाइट्रोजन की मात्रा कितनी डाली जाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा की। तो नाइट्रोजन की मात्रा डाली जाती है, वो डाली जाती है कितनी? 60 kg प्रति हेक्टेयर डाली जाती है, जिसकी आधी मात्रा ही डाली जाती है बुआई के साथ आधी मात्रा। और जो आधी मात्रा यानी 30 किलो नाइट्रोजन होती है वो बुआई के पश्चात सिंचाई के साथ 2 बार में डाली जाती है खेत में। जबकि जो P और K की मात्रा होती है वो संपूर्ण मात्रा डाली जाती है बुआई के साथ खेत में। तो क्वेश्चन है, निम्न में से जो कि बुआई के समय नाइट्रोजन की मात्रा कितनी डाली जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा डाली जाती है 60 kg पर हाउस। कितनी डाली जाती है? जो की मात्रा 60 kg पर हाउस डाली जाती है। पर हेक्टेयर के हिसाब से 60 kg पर हेक्टेयर डाली जाती है, तो इसका ए राइट आंसर होने वाला है 60 kg प्रति हेक्टेयर, जो में नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है, जिसकी आधी मात्रा तो बुआई के साथ दी जाती है और जो आधी मात्रा होती है यानी 30 kg वो दी जाती है 2 भागों में बांटकर सिंचाई के साथ दी जाती है। अब बात करते हैं उर्वरक। एक बार उर्वरक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उर्वरक जो में N, P और K। N की मात्रा दी जाती है 60 kg पर हेक्टेयर। P की मात्रा दी जाती है, वो दी जाती है 30 kg पर हेक्टेयर। और जो K की मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो इनमें असिंचित क्षेत्रों में सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा तो बुआई के साथ ही दी जाए। यदि असिंचित क्षेत्र है तो वहां पर तो इसकी पूरी मात्रा एक साथ ही डाल दी जाती है। लेकिन यदि सिंचित क्षेत्रों में बुआई की जा रही है तो सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही डाली जाती है बुआई के समय और आधी मात्रा सिंचाई के साथ डाल दी जाती है खेत में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौ की
फसल की मुख्यतः बीमारी कौन सी है? यदि जौ की बुआई की गई है तो जौ की मुख्य बीमारी कौन सी है? अनावर्त कंड, करनाल बंट, आवर्त कंड या फिर मोलिया। तो जो की प्रमुख बीमारी होती है वो कौन सी है? आवर्त कंड जो की प्रमुख बीमारी मानी गई है। तो सी राइट आंसर होगा आवर्त कंडवा। आवर्त कंडवा जो की प्रमुख बीमारी होती है, कौन सी? आवर्त कंडवा। आवर्त कंडवा जो की मुख्यतः बीमारी होती है। आवर्त कंडवा के रोग के बारे में एक बार प्रॉपर तरीके से देखते हैं। आवर्त कंडवा, आवर्त कंडवा किस फसल में होता है? जौ की फसल में होता है। कवक जनित व्याधि है। कवक जनित, कवक कौन सा है? अस्टिलागो, अस्टिलागो होर्डियई। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण बाविस्टीन का स्प्रे किया जाता है। 3 kg बाविस्टीन के जो बाविस्टीन या वीटावेक्स होता है उसका 3 kg 3 ग्राम पर kg के हिसाब से, 3 ग्राम पर kg के हिसाब से बीजोपचार किया जाता है। तो आवर्त कंडवा रोग का संबंध किस फसल से है? जौ की फसल से आवर्त कंडवा रोग का संबंध है। किसकी, कौन सी फसल से? जौ की फसल से। कवक जनित व्याधि है। कवक के नाम की बात करें तो कौन सा कवक है? अस्टिलागो होर्डियई नामक कवक से आवर्त कंडवा रोग फैलता है। इसका अगर नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण हेतु बावेस्टीन का 3 ग्राम पर हेक्टेयर पर किलो यानी 3 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से इसका बीजोपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जौ का बिजोड़ रोग कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसे जौ का बिजोड़ रोग कहा जाता है? आवर्त कंड, करनाल बंट, मोलिया या फिर धारीदार रोग। तो जौ का जो धारीदार रोग होता है, कौन सा धारीदार रोग होता है, उसे जौ का बिजोड़ रोग कहा जाता है। किस, कौन से रोग को बिजोड़ रोग कहा जाता है? धारीदार रोग को। तो धारीदार रोग के बारे में एक बार प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं। धारीदार रोग कवक जनित रोग है। कौन सा है? धारीदार रोग कवक जनित रोग है। कवक जनित यह बिजोड़ रोग है, जो का बिजोड़ रोग है। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण के रूप में केप्टान का 3 ग्राम पर kg के हिसाब से बीजोपचार किया जाता है। केप्टान का 3 ग्राम पर kg बीज के हिसाब से बीजोपचार करके जौ की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जौ का सूत्रकृमि जनित रोग कौन सा है? यानी जौ का सूत्रकृमि जनित रोग कौन सा है? अनावर्त कंड, आवर्त कंड, मोलिया या फिर व्लॉन्ची रोग। तो जौ का जो सूत्रकृमि जनित रोग है वो कौन सा है? मोलिया रोग। जौ का मोलिया रोग सूत्रकृमि जनित रोग माना गया है। कौन सा? सूत्रकृमि जनित रोग कौन सा है? जो का मोलिया है। यदि सूत्रकृमि की बात करें तो कौन सा सूत्रकृमि है? तो हेटेरोडेरा एवेनी नामक सूत्रकृमि द्वारा फैलता है जौ का मोलिया रोग। इसके नियंत्रण की बात करें, यदि जौ की फसल में मोलिया रोग हो गया तो उसके नियंत्रण की बात करें तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए, उपयुक्त फसल चक्कर अपनाना चाहिए इसके नियंत्रण हेतु। अब बात करते हैं निम्न में से प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो जो प्रथम मानव निर्मित अनाज है वो है ट्रिटिकेल। एकमात्र मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल, जो गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया है। तो आज की क्लास थी जौ से संबंधित। तो जौ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, और उनसे जो इर्द गिर्द बनते हैं, एक सवाल से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन किया गया है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम जौ के बोटनिकल नेम की। तो जौ का बोटनिकल नेम क्या है? जौ का बोटनिकल नेम है होर्डियम
होर्डियम वल्गेर, जो का बोटनिकल नेम है। कुल ग्रेमिनी है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो 2n बराबर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो जो कि दानों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 5 से 11% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वसा की बात करें तो जो कि दानों में वसा पाई जाती है 1.5%। और जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 75% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है जौ के दानों में। अब बात करते हैं जौ के उत्पादन के बारे में। जौ के उत्पादन के बारे में तो विश्व में तो रूस है प्रथम स्थान पर, जौ उत्पादन में प्रथम स्थान रूस है। भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर और राजस्थान में जयपुर जिला अग्रणी जिला माना गया है जौ के उत्पादन में। विश्व में रूस, भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जयपुर जिला अग्रणी जिला माना गया है भारत के जौ के उत्पादन में। अब बात करते हैं जौ का जो दाना होता है वो क्या कहलाता है, तो जौ का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। जौ का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। और जो पुष्पक्रम होता है वो जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। जौ का पुष्पक्रम स्पाइक या हेड कहलाता है। जौ में जो स्टार्च पाई जाती है वो किसके रूप में पाई जाती है, वो पाई जाती है माल्ट के रूप में स्टार्च पाई जाती है। अब बात करते हैं जलवायु। तो जौ की खेती के लिए जलवायु ठंडी शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी गई है। जौ की जो प्रजातियां है यानी जब तीन भागों में बांटा गया है, एक तो होती है वल्गेर, दूसरी होती है डिस्टिकन और तीसरी है इरेगुलर, यानी जौ की प्रजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं जौ की सामान्य किस्मों के बारे में। तो जौ की जो मूल्य प्रतिरोधी जौ की सामान्य किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो लवणता सहनशील किस्मों के बारे में बात करें तो लवणता सहनशील किस्म कौन सी है, बिलाडा 2 लवणता सहनशील किस्म है और बिलाडा 2 और RD 2552। जबकि छिलका रहित किस्मों की बात करें, छिलका रहित किस्म कौन कौन सी है, डोलमा करण 3 जो कि छिलका रहित किस्में मानी जाती है या जो कि छिलका रहित किस्म है। जबकि 6 रो वाली किस्मों की बात करें जो कि तो 6 रो वाली किस्म है, एक तो है आजाद और एक है ज्योति। आजाद और ज्योति 6 रो वाली किस्म। और माल्ट के लिए जो कि माल्ट बनाई जाती है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ किस्मों की बात करें तो जो कि माल्ट बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्में कौन कौन सी है, किलिपर और अंबर। किलिपर और अंबर जो कि माल्ट बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्में मानी गई है। बुआई कब की जाती है, जो कि बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर माह में जो कि बुआई की जाती है। जौ से जो शराब बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है, लूगरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जौ से बनाई जाने वाली शराब है तो जौ से बनाई जाने वाली शराब कौन सी है, जौ से जो शराब बनाई जाती है वो लूगरी नामक शराब बनाई जाती है जौ के दानों से। अब बात करते हैं जौ के उत्पादन के बारे में। उत्पादन तो असिंचित क्षेत्रों से 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। जबकि सिंचित क्षेत्रों में यदि जौ की बुआई की गई है तो वहां पर 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि असिंचित क्षेत्रों में बुआई की गई है तो उत्पादन कितना प्राप्त होता है पर हेक्टेयर, तो वो होगा 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। और यदि सिंचित क्षेत्रों में बुआई की गई है तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होता है जौ का। अब बात करते हैं जौ के रोग के बारे में, तो जौ के तापमान के बारे में। तापमान की बात करते हैं। तापमान अंकुरण के लिए सर्वश्रेष्ठ तापमान माना गया, वो माना गया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय जो तापमान माना गया उपयुक्त वो माना जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
यदि बढ़वार की बात करें तो बढ़वार के लिए जो तापमान माना गया है वो माना गया है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना गया है। अंकुरण के समय तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़वार के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो जौ की फसल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। जौ की फसल होती है वो लवणता व क्षारीयता सहनशील फसल मानी गई है। अब बात करते हैं जौ के प्रमुख रोगों के बारे में। तो जौ का जो प्रमुख रोग है वो कौन सा है? आवर्तकंड। जौ का प्रमुख रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? कवक जनित व्याधि मानी गई है। इसके नियंत्रण हेतु बाविस्टिन या वीटावेक्स का वीटावेक्स से 3 ग्राम पर केजी बीजोपचार किया जाता है। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो से संबंधित और उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।